Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues on various topics of educational measurement and evaluation, now this is the last topic at undergraduate level, that is characteristics and uses of NPC in education. Earlier to this, we have talked about frequency distribution and graphical representation of data. We have already talked about NPC, but uses of NPC has been a little bit less elaborated in that very video. So I have taken another video. I am going to record another video on characteristics and uses of NPC in education. Means जो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, जो सामान्य प्रायिकता वक्र होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या होती है और उसके उपयोग क्या है शिक्षा में, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे थ्योरेटिकल, मतलब जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, नॉन न्यूमेरिकल प्रश्न ये बनता है इस हिस्से से। तो वैसे एनपीसी पर बात हो चुकी है, पर यूज जब बताने की बात होगी तो फिर से आपको कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना नहीं जान पाएंगे आप। इस वीडियो में मैं पुराने वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जो मैंने पहले एनपीसी पे बनाया था, तो आप वहां से शुरू करके फिर इसको सुनेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी, तो हम इसीलिए शुरू से नहीं शुरू कर रहे हैं, हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक से शुरू करेंगे क्योंकि पहले एक वीडियो बन चुका है। तो पहली अगर कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखें, पहला अगर इसका गुण देखें, तो ये सममित होता है, मतलब कि सिमिट्रिकल होता है, यानी कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो समान है। जैसे कि ये जो लाइन है, ये रेखा है, इसको दो समान भाग में बांट रही है, इक्वल हाफ्स, बिल्कुल बराबर हाफ है, यानी कि बिल्कुल अर्ध विभक्त कर रही है इसको। इसलिए कहा जाता है कि जो एनपीसी होता है वो सममित होता है, बराबर होता है दोनों तरफ। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिकल अराउंड इट्स वर्टिकल एक्सिस। ये जो इसकी वर्टिकल एक्सिस है, जिसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, उसके दोनों तरफ ये सममित होता है। द सिमेट्री about the ordinate at the central point of the curve implies that the size, shape and slope of the curve on one side of the curve is identical to that of the other. ये क्या बता रहा है? साइज क्या है, शेप क्या है, ऊंचाई क्या है, लंबाई मोटाई क्या है, चौड़ाई क्या है, सब, स्लोप कितना झुकाव है, कितना उठाव है, सब दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है। इन अदर वर्ड्स, द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स टू द मिडिल सेंट्रल पॉइंट आर मिरर इमेजेस। ये आप कह सकते हैं कि मिरर इमेज है एक दूसरे की, एज शोन इन द फिगर गिवन हियर, जैसा कि दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल कर्व इज यूनिमोडल। यूनिमोडल हम लोग मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसमें मीन, मीडियन, मोड सब एक ही होते हैं। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। इसका मतलब कि एक ही ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा है। मोड क्या होता है? मोड की डेफिनेशन कि जो सबसे ज्यादा बार आए, तो एक ही पॉइंट है और यही इसका मीन है और यही इसका मीडियन है और यही इसका मोड है, इसीलिए ये सममित भी है। सिंस देयर इज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट इन द कर्व, इस वक्र में केवल एक ऐसा पॉइंट है जो उच्चतम है। देखिए इसके जस्ट ये भी थोड़ा सा कम है और इधर भी थोड़ा सा कम है, मतलब यही हाईएस्ट पॉइंट है। Thus the normal probability curve is unimodal, that is it has only one mode. इसका मतलब अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात होगी तो इसमें बहुलक सिर्फ एक होगा। The maximum ordinate occurs at the center. ये कह रहे हैं कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑलवेज अकर एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व, यानी कि ये जो है, ये जो ऑर्डिनेट है, ये एक इसके मध्य बिंदु पे ही सबसे ऊंचा होता है, दैट इज द मिड पॉइंट इन द यूनिट नॉर्मल कर्व, इट इज इक्वल टू 0.3989। देखिए एनपीसी में जितनी भी ये डिजिट्स हैं, ये हमेशा इतनी ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि आप इसको लमसम 0.4 कह देंगे या 0.38 कह देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली इतना ही है और आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डिनेट है वो सेंट्रल पॉइंट पे ही सबसे लंबा होता है, सबसे ऊंचा होता है और इसका मान 0.3989 होता है। और ये खैर अब इनफ्लक्स की बात पहले भी करेंगे, ये बात बाद में भी आएगी कि +1 सिग्मा से लेके -1 सिग्मा के बीच में ये 34.13 और 34.13 ही होता है, ये भी आगे भी आएगा। ठीक है, फिर द नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अप्रोचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एसिम्प्टोटिकली।
हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये हम लोगों ने कल बात की थी। तो ये कर्व है, ये इसकी तरफ पहुंचना तो चाह रहा है लेकिन कभी भी ये पहुंचेगा नहीं, इसको स्पर्श कभी भी नहीं करेगा। आप अगर इसको ऐसा बना रहे हैं कि इसमें ये लाइन इससे टच हो गई है, इसका मतलब आपने गलत बना दिया है। तो ये जो चूंकि इसको कभी स्पर्श नहीं करता, ये हमेशा एकदम पास आता चला जाएगा लेकिन तब भी ये दूर रह जाएगा इससे, इसको एसिम्प्टोटिक कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ जाता है, कंटिन्यूज टू डिक्रीज इन हाइट, इसकी हाइट घटती जाएगी लेकिन ये इसको कभी भी टच नहीं करेगा। देयरफॉर इट एक्सटेंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इसका विस्तार अनंत तक संभव है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तो प्लस वन सिग्मा माइनस वन सिग्मा से प्लस टू सिग्मा प्लस 100 1000 जितना भी कर देंगे ये कभी भी टच नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा में हमको मिलता है वो मीन से दूर जाने पे कम तो होता जाता है, लेकिन ये आप कभी नहीं कहेंगे कि खत्म हो जाएगा, हमेशा कोई ना कोई है जो इसके एरिया से बाहर रह जाएगा, ये इसका मतलब है। फिर द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइंस सिमेट्रिकली, यानी कि यही वाला चित्र यहाँ फिर आया काम कि यहाँ पे तो 0.3989 हाइट है, यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना, दोनों बराबर घट रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स दोनों का बराबर है। इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द हाइट डिक्लाइन सिमेट्रिकली नाइदर डायरेक्शन फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट, एकदम सिमेट्रिकल है तभी तो बराबर है। और कह रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स अकर एट पॉइंट इज प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये +1 स्टैंडर्ड डेविएशन और ये इधर -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी तरह से इधर जाएंगे तो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, इधर जाएंगे तो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। और ये मान भी हमेशा बराबर रहता है 34.13 34.13, यानी कि +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच का स्थान जो है वो 68.26 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि द नॉर्मल कर्व चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। देखिए इधर की तरफ है ये ऊपर जा रहा है और इधर की तरफ है ये नीचे आ रहा है, यानी कि ये वाला जो है वो कॉन्वेक्स है और ये वाला जो है वो कॉनकेव है ना। तो इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स ऑफ इनफ्लक्स ऑफ द कर्व टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टच एट अ डिस्टेंस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट फ्रॉम अबव एंड बिलो द मीन द सेंट्रल पॉइंट, यही कह रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स है, आप यहाँ खींचेंगे तो एक -1 सिग्मा और यहाँ खींचेंगे तो +1 सिग्मा बन जाएगा, है ना। एक जगह वो कॉन्वेक्स हो जाता है, एक जगह कॉनकेव हो जाता है, यही इसकी बात है। फिर द टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व विद इन 2 पॉइंट ऑफ इनफ्लक्सेशन इज फिक्स्ड, ये बात हो रही थी ना, यहाँ +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच में 34.13 34.13 68.26, जब आप +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में जाएंगे तो ये एरिया 13.59 13.59, यानी ये मिलाएंगे तो 68.26। फिर आप +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच में जाएंगे तो ये 2.14 2.14 जुड़ जाएगा तो 99.73, यही कह रहे हैं कि ये कभी भी 100% नहीं होगा, ये 99 चाहे जितना चला जाए 100 कभी नहीं होना है, और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये सबसे खास बात है इसकी। तो याद होना चाहिए कि +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच में 68.26, +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में 95.44, +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच में 99.73। फिर कह रहे हैं कि द टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व मे बी ऑल्सो कंसिडर्ड 100% प्रोबेबिलिटी। द टोटल एरिया मतलब कि इसके अंदर जो पूरा एरिया आता है उसको आप कह सकते हैं कि 100% प्रोबेबिलिटी का एरिया है, इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको आप मानक विचलन के टर्म्स में इंटरप्रेट कर सकते हैं। द स्पेसिफाइड एरिया अंडर ईच यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आर शोन इन दिस फिगर, इसमें दिखाया है, ठीक है ना। फिर द नॉर्मल कर्व इज बाइलेटरल, द्विपार्श्वीय है, ये उसी तरीके का है जो सममित है, मतलब एकदम एक पार्श्व दूसरे पार्श्व का बिल्कुल बराबर है। द 50% और 50% एरिया कर्व के एक तरफ है और 50% एरिया कर्व के दूसरी तरफ है। और द नॉर्मल कर्व इज ए मैथमेटिकल मॉडल इन बिहेवियरल साइंसेज स्पेशली इन मेंटल मेजरमेंट, कह रहा है कि दिस कर्व इज यूज्ड एज ए मेजरमेंट स्केल, इस कर्व को हम एक तरीके से मापन के स्केल की तरह यूज करते हैं। द मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ दिस स्केल इज +-1 सिग्मा, और इसका स्केल क्या है, सिग्मा के टर्म्स में चलता है, 1 यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन, +-2 सिग्मा, 2 यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऐसे। अब बात करेंगे यूज की, तो आपको समझ में आएगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना यूज से शुरू कर लेते तो समझ नहीं आता कि एनपीसी है क्या। तो दी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ऑल्सो नोन एज बेल कर्व, अच्छा ये उल्टा घंटी ऐसे नहीं ना, घंटी रखी हुई है इसलिए इसको बेल कर्व भी कहते हैं, इज ए पावरफुल टूल इन एजुकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा particularly in assessment and measurement, यानी कि आकलन एवं मापन में ये एक महत्वपूर्ण टूल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स स्टैंडर्डाइज स्कोर्स, इसकी सहायता से आप जो अंक हैं उनको मानकीकरण कर सकते हैं। डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ केसेस विद इन सर्टेन रेंजेस, एक रेंज में कितने केस लाई होंगे ये आपको पता चल जाएगा इन कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशंस।
और जो वितरण मिलेंगे आपको, आप उसकी तुलना भी कर सकते हैं। तो पॉइंट वाइज देखें तो इसका पहला जो ये लाभ है वो क्या है, स्टैंडर्डाइजिंग स्कोर्स एंड कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि आप जो है अंकों का मानकीकरण कर सकते हैं, मानकीकृत कर सकते हैं और वितरणों का तुलना कर सकते हैं। रॉ स्कोर्स फ्रॉम टेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड स्कोर। हमने जेड स्कोर, सिग्मा स्कोर, सी स्कोर की भी बात की है बहुत पहले, आप उसको देख लीजिए। तो रॉ स्कोर का आप जानते हैं होंगे कि रॉ स्कोर का कोई मतलब नहीं, जब तक आप उसको स्टैंडर्ड स्कोर में नहीं कन्वर्ट करेंगे आप कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो नॉर्मल कर्व की सहायता से ये चेंज आप कर सकते हैं रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में। This allows for easy comparison of scores from different tests or different groups, as the standard scores indicate the position of an individual score relative to the mean and standard deviation। वो कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड स्कोर होता है उससे तुलना करना आसान होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेशन में हमको अंक बताता है। और आप इससे परसेंटेज और परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं। द नॉर्मल कर्व कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस। वो निकाल देगा कि इस +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच में कितने प्रतिशत केस आएंगे, 68.26 है ना। तो दिस इज हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग परसेंटाइल रैंक्स। परसेंट और परसेंटाइल में क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए, बात मैं आपसे परसेंटाइल पर भी कर चुकी हूँ कि एक स्टूडेंट की पोजीशन रिलेटिव टू अदर्स इन ए ग्रुप क्या है, ये परसेंटाइल रैंक बताता है, यानी कि क्लास में बाकी बच्चों से आपने कैसा परफॉर्म किया उनके कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, इफ यू नो अ स्टूडेंट्स रॉ स्कोर यू कैन यूज द नॉर्मल कर्व टू फाइंड देयर परसेंटाइल रैंक। वो कह रहे हैं कि अगर आपको बच्चे का रॉ स्कोर पता है तो आप नॉर्मल कर्व की सहायता से उसका परसेंटाइल रैंक पता कर सकते हैं, इंडिकेटिंग हाउ दे परफॉर्म कंपेयर टू देयर पेयर्स। इससे ये पता चल जाएगा कि अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में उस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। और अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ टेस्ट आइटम्स, इससे ये भी पता चल सकता है कि जो टेस्ट आइटम्स हैं वो कितने डिफिकल्ट हैं। The normal curve can be used to compare the difficulty of different test items by analyzing how students perform on different items। ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि हम ये पहले देखें कि स्टूडेंट डिफरेंट आइटम्स पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। You can use the normal curve to determine which items are more or less challenging। तो एनपीसी बता देगा कि कितने प्रतिशत बच्चे कौन सा स्कोर सबसे ज्यादा, कौन सा आइटम गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। कितने प्रतिशत बच्चों ने कौन सा आइटम सबसे ज्यादा स्कोर किया है, इसका मतलब कि सबसे लेस चैलेंजिंग है। ऐसे फिर डिवाइडिंग ग्रुप्स एंड असाइनिंग ग्रेड्स, हम समूहों में बांट सकते हैं, ग्रेड असाइन कर सकते हैं। द नॉर्मल कर्व कैन बी यूज्ड टू डिवाइड ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट एबिलिटी लेवल्स और कैटेगरीज। एनपीसी की सहायता से आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट एबिलिटी लेवल में भी बांट सकते हैं, जैसे +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच A कर दीजिए, +2 से -2 के बीच में B कर दीजिए, इस तरह से बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स। दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर असाइनिंग ग्रेड्स और मेकिंग decisions about student placement और comparing performance between groups। दो या अधिक समूहों के बीच की परफॉर्मेंस की भी तुलना की जा सकती है। The normal curve can be used to compare the performance of two or more groups in terms of their scores। उनके scores के terms में हम उसकी तुलना कर सकते हैं। By comparing the overlapping areas of their distributions, you can see how their performance differs। जब ओवरलैपिंग एरिया ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन हम कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस कहाँ अलग हो रही है, मतलब एक एनपीसी पर दूसरा एनपीसी ओवरलैप कर देंगे। इसके अलावा भी आप यूज इसके देख सकते हैं कि डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस विद इन गिवन लिमिट्स, ये बात हो गई। टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस दैट आर अबव और बिलो अ गिवन स्कोर और रेफरेंस पॉइंट, हमको कोई पॉइंट दे दिया तो उसके ऊपर कितने प्रतिशत स्कोर है, उसके नीचे कितने प्रतिशत है, ये भी पता चल जाएगा। टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ स्कोर्स व्हिच इंक्लूड ए गिवन परसेंटेज ऑफ केसेस, टू डिटरमाइन द परसेंटाइल रैंक ऑफ एन इंडिविजुअल और स्टूडेंट इन हिज ओन ग्रुप। To find out the percentile value of an individual on the basis of his percentile rank। percentile rank की सहायता से percentile और percentile की सहायता से percentile rank आप NPC की सहायता से निकाल सकते हैं। Dividing a group into subgroups according to certain ability and assigning the grades। To compare the two distribution in terms of overlapping, ये बात हो गई कि आप एक पे दूसरा ओवरलैप करके डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं। और डिटरमाइन दी रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ टेस्ट आइटम्स, और टेस्ट आइटम्स की रिलेटिव डिफिकल्टी भी टेस्ट हो सकती है इसी तरह से कि कितने स्कोर पे किस आइटम पे सबसे ज़्यादा बच्चों के कम नंबर आए हैं और किस पे सबसे कम बच्चों के ज़्यादा नंबर आए हैं, मतलब वो वाला ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, दूसरा वाला लेस चैलेंजिंग हो जाएगा। तो वही है वहाँ पे मतलब हेडिंग वाइज था, यहाँ पे बुलेट के साथ लिखा है, पर उपयोग यही है कि ये एनपीसी का जब शिक्षा में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करिए हमको बता रहा है कि किसी भी एट्रीब्यूट का जनसंख्या में वितरण कैसे होता है। मीन मीडियन मोड बराबर होंगे, +1 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में मैक्सिमम लोग होंगे, फिर जैसे जैसे आप दूर जाएंगे लोगों की संख्या घटती जाएगी, पर हमेशा कुछ ना कुछ दूरी एक्स एक्सिस से बनी रहेगी।
आप इसे परसेंटाइल से परसेंटाइल रैंक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज ऑफ केसेस, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यही इसके शिक्षा में उपयोग भी है। ओके, तो आपसे थ्योरेटिकल पूछा जाएगा, आप थ्योरेटिकल इस तरह से लिख सकते हैं। सो अब कोई भी टॉपिक नहीं रह गया है जिसको कि मैंने टच ना किया हो। So best of luck for your examination. Thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.